नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग पढ़ रहे थे मौर्य काल का इतिहास, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों के बारे में। और आज हमारा विषय है मौर्य काल के पुरातात्विक स्रोत। इसको शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ कि भैया लाइक और कमेंट बड़े कम हो गए हैं और जो व्यूज़ हैं वो भी बहुत कम आ रहे हैं वीडियोज़ पर। इतनी मेहनत से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो थोड़ा देख लिया करो, ठीक है। सारे पुराने वीडियो जितने भी हैं, हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में मगध काल तक पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोतों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इतना सारा टॉपिक है और आप लोगों ने देखा ही नहीं है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म किसी ने देखा ही नहीं है, जबकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई ऐसा एग्जाम बता दीजिए ना जिसमें कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आप लोग कोई भी बता दीजिए। मैंने जो आपको पॉलिटी के वीडियोस दिए हैं उसमें भी आप लोगों ने मौलिक अधिकार नहीं देखा। अरे भाई, अपना अधिकार भी आप लोग नहीं देख रहे हो, ये क्या बात हुई भाई? मौलिक अधिकार से कौन सा एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है? एक भी एग्जाम बता दीजिए। इतना मेहनत कर रहा हूँ, 4-4 किताबों से पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि एक बार वीडियो देख लीजिए और उसके बाद फिर बना करके देखिए ना आप क्वेश्चन। आप लुसेंट उठा लीजिए, आप अरिहंत उठा लीजिए, घटना चक्र उठा लीजिए, परीक्षा वाणी उठा लीजिए, कोई भी किताब उठा लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हों, या प्रैक्टिस सेट कोई भी उठा लीजिए और उसमें जो वीडियोज मैं पढ़ा चुका हूं उन चैप्टर्स के क्वेश्चन बना करके देखिए। नहीं बनता है तो कहिए मुझसे, सारे के सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, आप लोग टेंशन ही ना लिया कीजिए। तो पढ़िए और डेली पढ़िए। मैं वीडियोज इतनी तेज़ी में इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो है जल्दी से कोर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आप लोग पढ़ा कीजिए और डेली पढ़ा कीजिए। डेली जो वीडियोस देता हूँ वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया कीजिए। एक बार वीडियो देख लीजिए, थोड़ा सा किताब देख लीजिए और उसके बाद जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव वो बना लीजिए। थोड़ा बहुत 1-2 मेंस का क्वेश्चन लिख लीजिए, हो गई पढ़ाई एक दिन की। अब लॉकडाउन है तो इसका क्या मतलब है कि आप लोग बस मस्ती कीजिएगा? ये गलत बात है, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। जब एग्ज़ाम्स आ जाएंगे ना, लॉकडाउन ख़त्म होगा और अचानक से एग्ज़ाम्स सारे आ जाएंगे तो बहुत बेचैनी हो जाएगी। अभी अगर समय बर्बाद करोगे तो उस समय बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें जो है आप पढ़ाई चालू रखिए, निरंतर पढ़ाई करते रहिए। और बस इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ कहने लायक है नहीं। ग्रेजुएशन में हो आप लोग या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हो ऑलरेडी, बच्चे तो रह नहीं गए कि डेली मैं टोका करूँ, है ना। और वीडियोज अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दिया करो। कमेंट बहुत कम हो गए हैं, है ना, तो ये गलत बात है। थोड़ा शेयर वगैरह कर दिया करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो आप लोग तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो ये सब काम कर लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। और आइए अब शुरू करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आइए शुरू करते हैं अपना विषय और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूँ अध्ययन इन्फोटेनमेंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, ठीक है। पुरातात्विक स्रोतों में देख ले तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका पुरातात्विक स्रोत है वो है अशोक के अभिलेख, ठीक है। अशोक ने जो भी काम किया है उसमें से अधिकतर का वर्णन जो है उसने अपने अभिलेखों में किया है, ठीक है। और अभिलेखों को भी अलग अलग खंडों में बांटा गया है, उनके आकार के आधार पर, जहाँ प्राप्ति हुई है उसके आधार पर, ठीक है। और प्रत्येक अभिलेख में जो है प्रत्येक जगह पर अलग अलग संख्या में अभिलेख खुदे हुए हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए अशोक के अभिलेखों का किस प्रकार से विभाजन किया जाता है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अशोक के जो अभिलेख है उनको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है शिलालेख, ठीक है। दूसरा है आपका स्तंभ लेख और तीसरा है आपका गुहा लेख, ठीक है। गुहा लेख का मतलब होता है वैसा लेख जो कि गुफा की आंतरिक दीवारों पर खुदा हुआ होता है, ठीक है। शिलालेख वैसा होता है जिसमें कि पत्थरों पर लिखा जाता है अभिलेख, ठीक है। पत्थरों पर या फिर छोटी सी पहाड़ी होगी उस पर जो है लिखा जाता है, जिसमें कि बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, पहाड़ का एक भाग होता है समझ लीजिए, उस पर लिखा जाता है, ठीक है। और स्तंभ लेख वैसा होता है जिसमें पहाड़ों को काट करके छोटे छोटे स्तंभ बना करके तब उस पर लेख खोदा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। पहला है आपका शिलालेख, दूसरा है आपका स्तंभ लेख और तीसरा है आपका गुहा लेख या फिर जिसको गुफा लेख भी कह सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अब जो है शिलालेख को भी
दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका दीर्घ शिलालेख और दूसरा है आपका लघु शिलालेख। दीर्घ शिलालेख वैसे हैं जिसमें मतलब कि जो लेख खुदे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है या फिर बहुत वृहत रूप से उसमें लिखा गया है, ठीक है, विस्तार से लिखा गया है, तो वैसे लेखों को हम लोग दीर्घ शिलालेख कहते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे लेख जिस पर खुदे हुए हैं, जिन शिलाओं पर छोटे छोटे लेख खुदे हुए हैं, उनको हम लोग जो है कहते हैं लघु शिलालेख, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्तंभ लेख में। तो स्तंभ लेख में भी जो है कुछ लेख ऐसे हैं जिन पर विस्तार से वर्णन है, कुछ लेख जो हैं 1 2 3 4 करके इस तरीके से लेख लिखे हुए हैं, तो उसको जो है हम लोग वृहत शिलालेख कहते हैं, जिसमें विस्तार से वर्णन है, ठीक। और जिस पर छोटे छोटे लेख खुदे हुए हैं स्तंभ लेख, उनको हम लोग लघु स्तंभ लेख कहते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं उनके बारे में कि दीर्घ शिलालेख कहाँ कहाँ पाए गए हैं। तो दीर्घ शिलालेख जो है वह 8 स्थानों पर पाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक स्थान पर 14 लेख लिखे हुए हैं, 1 से 14 तक लेख लिखे हुए हैं, ठीक। तो लेखों का जो वर्णन है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसी वीडियो में बाद में पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं किस किस स्थान से आपके दीर्घ शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो पहला है आपका धौली नामक जगह है, जो कि आपका पुरी में ओडिशा के पास है। पुरी आप लोग जानते होंगे, जगन्नाथपुरी, तो उस जिला में आपका धौली नामक जगह है जो कि ओडिशा जिला में है, ठीक है। दूसरा आपका जौगढ़ है, तो जौगढ़ भी जो है ओडिशा में ही है, यह गंजाम जिला में स्थित है ओडिशा के, ठीक। तीसरा है आपका सोपारा, तो सोपारा जो है वह थाना जिला महाराष्ट्र में मिला है, ठीक है। तीसरा है आपका सोपारा और चौथा है आपका इर्रागुडी, ठीक है। यह जो है आपका कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में पाया गया है, ठीक। आगे है आपका कलसी या कालसी कह सकते हैं, तो यह जो है आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा आगे देख लेते हैं तो गिरनार है छठा, जो कि आपका काठियावाड़ जिला गुजरात में गिरनार पहाड़ी पर लिखा गया है, ठीक है। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में गिरनार नामक पहाड़ी है, उस पर यह लिखा गया है गिरनार लेख। इसके बाद है आपका मनसेहरा जो है आपका हजारा जिला पाकिस्तान में स्थित है। और लास्ट है आपका शहबाजगढ़ी, यह भी जो है आपका पाकिस्तान में स्थित है, पेशावर जिला में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि टोटल 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं धौली, जौगढ़, सोपारा, इर्रागुडी, उसके बाद है आपका कलसी, गिरनार, मनसेहरा और शहबाजगढ़ी, ठीक है। तो 4 करके आप लोग याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। धौली, जौगढ़, सोपारा, इर्रागुडी, ठीक है। उसके बाद कलसी, गिरनार, मनसेहरा, शहबाजगढ़ी, इस तरीके से 4 करके याद कीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। और जिला वगैरह जो है वो जिला तो छोड़ दीजिए, लेकिन राज्य कम से कम जरूर याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं, तो इसमें धौली और जौगढ़ जो है उनके शिलालेखों पर 11वां, 12वां और 13वां शिलालेख जो है वो खुदा हुआ नहीं है। जैसे मैंने बताया कि 1 से 14 तक 14 लेख खुदे हुए हैं हर जगह पर, लेकिन आपका जो धौली और जौगढ़ है जो कि दोनों ओडिशा में स्थित है, वहां पर 11वां, 12वां और 13वां जो शिलालेख है वह नहीं खुदा हुआ है। उसके जगह पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं, ठीक है, जिनको कि हम लोग पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहते हैं। पृथक कलिंग प्रज्ञापन उनको कहा गया है, जो पृथक अलग से 2 लेख खुदे हुए हैं, कहाँ, धौली और जौगढ़ में, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा अशोक के दीर्घ शिलालेखों के बारे में। अब हम लोग चलते हैं लघु शिलालेख कितने जगहों पर प्राप्त हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो लघु शिलालेख जो है उसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन का वर्णन मिलता है, और ये कहाँ कहाँ मिले हैं, तो पहला है आपका रूपनाथ, जो कि आपका जबलपुर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा आपका गुर्जरा है, ठीक है, जो कि दतिया जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। तीसरा आपका सहसाराम है, जो कि शाहबाद जिला बिहार में स्थित है। शाहबाद जिला नहीं है, शाहबाद क्षेत्र है, बिहार में स्थित है, ठीक है। चौथा आपका भब्रू या वैराट इसको कहा जाता है, जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है। पांचवा आपका मस्की है, जो कि रायचूर कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो ब्रह्मगिरी है, जो कि चित्तलदुर्ग में स्थित है, मैसूर में, ठीक है। मैसूर यानी कि कर्नाटक में, चित्तलदुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है सिद्धपुर जो है वो भी कर्नाटक में ही है। उसके बाद है आपका जटिंग रामेश्वर, यह भी जो है आपका कर्नाटक में ही है।
आगे देख लेते हैं तो इर्रागुडी, इसके बारे में देख चुके हैं। इर्रागुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पर इर्रागुडी जो है उसमें दीर्घ शिलालेख भी है और आपका लघु शिलालेख भी है, ठीक। आगे देख लेते हैं गोवी मठ। तो गोवी मठ जो है वह कोपबल में, मैसूर के निकट जो है आपका कोपबल में स्थित है। आगे देख लेते हैं पालकी गुंडू। पालकी गुंडू भी जो है वह कर्नाटक में ही स्थित है। आगे है आपका राजुल मंडगिरी। राजुल मंडगिरी यह भी जो है आपका कुर्नूल आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है अहरौरा। अहरौरा भी जो है आपका मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है अहरौरा, ठीक है। इसके बाद है आपका सारो मारो, यह जो है शहडोल मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देख लेते हैं तो नित्तुर है जो कि आपका मैसूर में स्थित है। नित्तुर बोलते हैं या फिर नित्तुर सन्नाती इसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि मैसूर में स्थित है। इसके बाद है आपका उदगोलन। उदगोलन भी जो है आपका बेल्लारी कर्नाटक में स्थित है, ठीक। इसके बाद है आपका पनगुडरिया। पनगुडरिया जो है वह सीहोर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। और लास्ट है सन्नाती जो कि आपका गुलबर्गा कर्नाटक में स्थित है, ठीक। तो इस प्रकार से देखते हैं हम लोग 18 जगह से हमें जो है अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। उनका स्थान मैंने बता दिया और कहाँ स्थित हैं वर्तमान में वो भी मैंने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं अशोक के वृहत स्तंभ लेख को, ठीक है। वृहत स्तंभ लेख जो है वह 6 भिन्न भिन्न स्थानों पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और एक जो स्थान है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा, टोपरा जो है वो हरियाणा में स्थित है, ठीक है, एक जगह है। तो दिल्ली टोपरा को छोड़ करके बाकी जितने भी स्थान से प्राप्त हुए हैं ये वृहत शिलालेख, उनमें जो है 6 लेख खुदे हुए हैं, ठीक है। उनमें 6 लेख खुदे हुए हैं। केवल दिल्ली टोपरा जो है वहां पर 7 लेख खुदा हुआ है, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने बताया था कि 14 लेख खुदे हुए हैं, वैसे ही यहां पर सब जगह 6 लेख खुदे हुए हैं और एक मात्र दिल्ली टोपरा में आपका 7 लेख खुदा हुआ है, ठीक है। तो बाकी जगह देख लेते हैं कि क्या कहाँ कहाँ है। पहला है आपका दिल्ली मेरठ। यह जो है पहले मेरठ में था। दिल्ली मेरठ जो है वो पहले मेरठ में था, लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको जो है ले आया गया, कहाँ, दिल्ली ले आया गया और वहां स्थापित कर दिया गया, इसलिए इसको दिल्ली मेरठ कहा जाता है। दूसरा है दिल्ली टोपरा, ठीक है। तो टोपरा जो है आपका हरियाणा के अंबाला जिले में स्थित है, जहां पर यह पहले मौजूद था, ठीक है। मतलब दिल्ली टोपरा अभिलेख जो है, वृहत शिलालेख स्तंभ लेख जो है वह पहले आपका टोपरा यानी कि हरियाणा के आपके अंबाला जिले के टोपरा नामक स्थान पर था, जहां से फिरोज शाह तुगलक इसको जो है दिल्ली ले आया, ठीक है। और सिर्फ इसी पर जो है 7 अभिलेख खुदे हैं, जैसा मैंने पहले बताया। और यह जो है अशोक का अंतिम अभिलेख है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अशोक का अंतिम अभिलेख कौन है, तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख जो है वह अशोक का अंतिम अभिलेख है, ठीक। जो अभी तक प्राप्त हुआ है, हो सकता है कि आगे और भी प्राप्त हो जाए, लेकिन अभी तक जो प्राप्त हुआ है उसमें अंतिम यही है, ठीक। आगे देख लेते हैं तो लौरिया अरेराज है, लौरिया नंदनगढ़ है और रामपुरवा है, ठीक है। तीनों एक साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तीनों जो है वह चंपारण जिला बिहार में स्थित है। बिहार के चंपारण जिला में ये तीनों स्थित है, ठीक है। कौन कौन, तो लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रयाग या फिर इसको कौसाम्बी भी कह सकते हैं। तो कौसाम्बी में यह पहले था जिसे अकबर के शासनकाल में जहांगीर के द्वारा ले आया गया था, कहाँ, प्रयाग ले आया गया था और वहां पर प्रयाग के किले में इसको स्थापित करा दिया गया था, ठीक है। तो पहले यह कौसाम्बी में था, बाद में जो है इसको प्रयाग ले आया गया और वहां पर जहांगीर ने इसको स्थापित करवा दिया, ठीक है। लेकिन अकबर के शासनकाल में यह हुआ था, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। तो लास्ट वाला जो है उसको आप कौसाम्बी कह सकते हैं या फिर प्रयाग का वृहत स्तंभ लेख कह सकते हैं, ठीक। अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं लघु स्तंभ लेखों के बारे में। तो लघु स्तंभ लेखों में अशोक की राज घोषणाएं वर्णित है। जो आदेश वो अपने अधिकारियों को दिया करता था वो सारे इसमें वर्णित है, ठीक है। पहला है आपका सांची। सांची जो है वह आपका रायसीन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है और इसमें जो है आपका संघ भेद को रोकने के लिए अपने महामात्रों को अशोक आदेश दे रहा है, ठीक है। दूसरा है आपका सारनाथ जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहां पर भी वही आदेश दे रहा है, अपने महामात्रों को कह रहा है कि संघ में जो भेद हो रहा है उसको रोकिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौसाम्बी। कौसाम्बी जो है
कौशाम्बी जो है प्रयागराज के समीप है, ठीक है। और कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों पर रानी अशोक की एक रानी थी कारुवाकी, तो कारुवाकी रानी के द्वारा जो है दान दिए जाने का उल्लेख यहाँ पर मिलता है और यही कारण है कि इसको रानी का लेख भी कहा जाता है। इसके अलावा अशोक का एकमात्र अभिलेख है जिसमें उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जितने भी पुत्र थे उसमें से किसी का नाम किसी अभिलेख में नहीं है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एकमात्र यही अभिलेख है जिस पर उसके एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, ठीक है। कौन सा अभिलेख? तो रानी का अभिलेख, जो कहाँ है? तो कौशाम्बी या फिर आप प्रयागराज में कह सकते हैं इसको, ठीक। तो और इसी को जो है रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं रुम्निंगदेई स्तंभ लेख के बारे में। तो यह जो है नेपाल की तराई में स्थित है और इसमें लिखा हुआ है कि अशोक जो है अपने शासन के 20वें वर्ष में यहाँ आया था, ठीक है। और उसने क्या क्या किया था? तो बलि कर को माफ कर दिया था। बलि नामक एक कर लगाया जाता था जिसको हम लोग पढ़ेंगे जब आर्थिक व्यवस्था पढ़ेंगे, तो वहां पर जो है बलि नामक कर को माफ कर दिया था और भू राजस्व जो है उसको 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा और यही कारण है कि इसको आर्थिक अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। और यही जो है आपका अशोक का सबसे छोटा अभिलेख भी है, तो याद रखिएगा, ठीक है, कि रुम्निंगदेई स्तंभ लेख जो है वह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, ठीक। आगे देख लेते हैं तो निगलीवा या फिर निगाली सागर अभिलेख, जो कि आपका नेपाल तराई में स्थित है। कौन सा? निगलीवा या फिर निगाली सागर अभिलेख। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में अशोक यहाँ आया था और उसने क्या किया था? कोनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया था, मतलब कि उसका रिफर्बिशमेंट किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा अशोक के लघु स्तंभ लेखों के बारे में। अब हम लोग लास्ट में चलते हैं, कहाँ देख लेते हैं? अशोक के गुहा लेखों या फिर गुफा लेखों के बारे में देख लेते हैं। तो गुहा लेखों में हम लोग देखते हैं कि बराबर पहाड़ी बिहार के बराबर पहाड़ी में अशोक ने अपने 12वें राज्याभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष में, ठीक है, 2 गुफाएं दान की थी। तो 12वें वर्ष में उसने सुदामा गुफा दान किया था और आपका 19वें वर्ष में कर्ण चौपोर गुफा दान किया था। कर्ण चौपार गुफा 19वें वर्ष में और 12वें वर्ष में आपका कौन गुफा? तो सुदामा गुफा, ठीक है। और किसको दान किया था? तो आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि आजीवक संप्रदाय को दान दिया था 12वें वर्ष में आपका सुदामा गुफा और आपका 19वें वर्ष में कर्ण चौपार गुफा, ठीक। आगे देख लेते हैं तो बराबर पहाड़ी, जिसका आधुनिक नाम खलवितक पर्वत है, ठीक है। बराबर पहाड़ी जो मैंने बताया उसका आधुनिक नाम क्या है? खलवितक पर्वत है, ठीक। और शासक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में ही अशोक ने एक और गुफा का निर्माण करवाया था जिसको विश्व झोपड़ी गुफा कहा जाता है। तो यह भी याद रखिएगा कि विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में किया था, ठीक है। अब अशोक का पौत्र दशरथ जो था, अशोक के पोता मतलब पौत्र, उसका नाम था दशरथ, ठीक है। उसने क्या किया था? तो नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए 3 गुफाओं का उसने निर्माण कराया था। नाम क्या था? तो गोपी, लोमरसी और वडथिका गुफा, ठीक है। गोपी, लोमरसी और वडथिका गुफा, इनका निर्माण करवाया था आजीवक संप्रदाय के लिए। किसने? तो अशोक के पौत्र यानी कि पोता दशरथ ने, ठीक। और ये जितने भी गुहा लेख हैं उनकी भाषा प्राकृत है और लिपि जो है वो ब्राह्मी है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा अशोक के शिला लेखों, गुहा लेखों और स्तंभ लेखों के बारे में कि कहाँ कहाँ वो स्थित है। अब हम लोग चलेंगे और इसी वीडियो में आगे देख लेते हैं कि जो आपके दीर्घ शिलालेख हैं उन पर कौन कौन से लेख छपे हुए हैं, उनका जो विषय है वो क्या है, और आपके बृहत स्तंभ लेख जो हैं उन पर कौन कौन से लेख छपे हुए हैं और उन पर जो है आपका क्या क्या विषय दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग लास्ट में चलेंगे और देखेंगे कि मतलब कि मौर्य काल के अन्य कौन से अभिलेख हैं। ये तो आपको अशोक के अभिलेख हो गए जिन पर अशोक के बारे में ज़्यादा चर्चा मिलती है, ठीक है। और इसके बाद जो है
और भी बहुत सारे अभिलेख हैं जिन पर अन्य राजाओं की भी चर्चा मिलती है। बिंदुसार की चर्चा मिलती है, आपका चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा मिलती है, तो उसको भी देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि 4 लेख ऐसे हैं, 4 अभिलेख ऐसे हैं मात्र जिस पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है। ठीक है, बाकी सारे अभिलेख जो हैं उस पर अशोक का नाम क्या मिलता है? देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है देवों का प्रिय, देवों का प्रिय, ईश्वर का प्रिय, प्रियदर्शी। ठीक है, बाकी 4 मात्र अभिलेख हैं जिस पर मस्की, गुर्जरा, उद्गोलन और नेत्तुर। ठीक है, मस्की, गुर्जरा, उद्गोलन और नेत्तुर, मात्र यही 4 अभिलेख हैं जिन पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या विषय हैं उनके। ठीक, आइए। आइए अब देख लेते हैं अशोक के दीर्घ शिलालेखों का क्या क्या विषय था। उस पर जो 14 विषय मैंने बताए थे कि 14 लेख लिखे गए थे हर जगह पर, तो हर जगह पर जो 14 लेख लिखे गए 1 से 14 तक, उसमें क्या क्या लिखा हुआ था वो मैं बताता हूँ, उसके विषय क्या थे। ठीक है, तो दीर्घ शिलालेखों को हम लोग देख लेते हैं। इसमें प्रथम लेख जो है उसमें जीव हत्या पर निषेध की बात की गई है और पशु बलि की निंदा की गई है। इसमें कहा गया है कि सभी मनुष्य, मतलब कि जनता, आम जनता जो है, वहाँ के सभी मनुष्य जो हैं वो मेरी संतान की तरह है। ठीक है, और उस समय जो है ना, राजा के महल में बहुत सारे पशुओं की बलि दी जाती थी या फिर आहार के रूप में, भोजन के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो अशोक कहता है अपने प्रथम लेख में कि इन सब जानवरों की जो बलि दी जाती है उसको बंद करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अशोक का पहला लेख हो गया। दूसरा लेख है उसमें पशु एवं मानव चिकित्सा की बात की गई है, लोक कल्याण कार्यों की बात की गई है। ठीक है, और साथ में उसके पड़ोस के जो राजा थे, जैसे चोल राजा, पांड्य राजा, सतीय पुत्र एवं केरल पुत्र, यानी कि चेर, केरल पुत्र का मतलब चेर, इन सब की चर्चा भी इसी में की गई है। तो यह पूछा भी जाता है कि अशोक ने अपने पड़ोसी राजाओं में किन किन की चर्चा की है। तो ये 4 याद रखिएगा, चोल, पांड्य, सतीय पुत्र और केरल पुत्र, यानी कि चेर की चर्चा की है। ठीक है, और यह भी पूछा जाता है कितने राजाओं की चर्चा की है और किस लेख में इनकी चर्चा की गई है। ये सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, देख लेते हैं तीसरा लेख। तीसरे लेख में क्या किया गया है? तो युक्त, रज्जुक एवं प्रादेशिक नामक राजकीय अधिकारियों को अपने हर 5वें वर्ष जो है राज्य का दौरा करने का निर्देश दिया गया है। तो यहां पर युक्त, रज्जुक एवं प्रादेशिक नामक राजकीय अधिकारियों की चर्चा की गई है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, और उनको आदेश क्या दिया गया कि हर 5वें वर्ष जो है वो लोग राज्य का दौरा करेंगे। ठीक है, चौथा लेख में क्या लिखा हुआ है? चौथा लेख में लिखा हुआ है कि प्रियदर्शी के धर्म आचरण से भेरी घोष जो है वह धम्म घोष में बदल गया। मतलब कि जब से प्रियदर्शी ने धर्म का आचरण करना शुरू किया है, तब से जो भेरी घोष हुआ करता था वह धम्म घोष में बदल गया। भेरी किसको कहते हैं? जो राजा का कोई आदेश होता था तो देखते थे बड़ा बड़ा ड्रम लेकर के और मुनादी करवाया जाता था, तो उसी को भेरी घोष कहा जाता था। लेकिन अशोक ने जब से धर्म का आचरण किया, जब से धम्म की स्थापना की, तब से क्या होता था? वो जो भेरी बजाया जाता था, ढोलक जो बजाया जाता था, उसमें धम्म के बारे में शिक्षा दी जाती थी या फिर बताया जाता था। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि अशोक ने, प्रियदर्शी ने जब से धर्म का आचरण करना शुरू किया, तब से भेरी घोष जो है वो धम्म घोष में बदल गया। ठीक, 5वां लेख देख लेते हैं। 5वां लेख में बताया गया है कि धम्म मात्रों की नियुक्ति अशोक ने अपने शासन राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में की। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में भी जो है प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस लेख में इसका जिक्र है। ठीक, और इसी में जो है 5वें लेख में ही मौर्यकालीन समाज तथा वर्ण व्यवस्था का भी जिक्र अशोक ने किया है। ठीक,
छठे लेख में क्या दिया हुआ है, तो छठे लेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, ठीक है। और यह कहा गया है कि मैं चाहे भोजन करता रहूं, मैं चाहे सोता रहूं या फिर किसी भी अवस्था में रहूं, किसी भी समय प्रजा का कोई भी इंसान जो है वो मुझसे मिल सकता है। और अधिकारियों को यह आदेश दिया कि मैं किसी भी अवस्था में रहूं, कहीं भी रहूं, मुझे प्रजा का हालचाल आप बताते रहना, ठीक है, यह कहा गया है, ठीक। सातवां लेख जो है इसमें सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है। यह कहा गया है कि कोई भी संप्रदाय के लोग, जनता में कोई भी संप्रदाय हो, कहीं का भी संप्रदाय हो, कैसा भी संप्रदाय हो, वो कहीं भी राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। तो सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात इसमें की गई है। आठवां लेख क्या कहता है, आठवां लेख कहता है कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो है धम्म यात्रा की शुरुआत हुई और सर्वप्रथम धम्म यात्रा के दौरान सर्वप्रथम जो है अशोक कहाँ गया था, तो वह बोध गया था, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। नौवां लेख में नवम लेख जो है उसमें धम्म समारोह की चर्चा की गई है और दासों या सेवकों के प्रति शिष्ट व्यवहार, गुरुजनों के आदर, संयम एवं दान की चर्चा की गई है। कहा गया है कि भैया दासों एवं सेवकों के साथ जो है शिष्ट व्यवहार होना चाहिए, ठीक है, गुरुजनों का आदर होना चाहिए, जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनके प्रति जो है संयम का या फिर क्षमा का भाव रखना चाहिए और जो ब्राह्मण हैं उनको दान देना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार का उल्लेख इसमें किया गया है। 10वां लेख जो है उसमें यश, कीर्ति, ख्याति या गौरव की निंदा की गई है, मतलब कि जो उसके अधिकारी यश के लिए, प्रशंसा के लिए जो है उत्सुक रहते थे, तो उसकी निंदा इसने जो है की है अशोक ने अपने 10वें लेख में। और उसने कहा है कि धम्म जो है वही श्रेष्ठ है और जो धम्म का पालन करता है वही जो है प्रशंसा का पात्र है, यह कहा गया है। धम्म पालन पर इसमें बल दिया गया है। 11वां जो लेख है उसमें कहा गया है कि धम्म जैसा कोई दान नहीं, धम्म जैसी कोई प्रशंसा नहीं, धम्म जैसा कोई विभाजन नहीं या बंटवारा नहीं और धम्म जैसी कोई मित्रता नहीं है, मतलब कि इसमें जो है धम्म नीति की व्याख्या की गई है, ठीक है, किसमें, 11वां लेख में। आगे देख लेते हैं 12वां लेख। तो 12वां लेख में सर्वधर्म संभाव की बात की गई है और स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है, ठीक। आगे देख लेते हैं 13वां लेख। तो 13वां लेख जो है वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अशोक कहता है कि शासन के 13वें वर्ष, शासन के मतलब कि राज्याभिषेक के 13वें वर्ष उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। और इससे पहले मैंने बताया था कि कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी, ठीक है। तो अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि सर्वप्रथम कलिंग विजय किसने की थी, यह आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और क्या बताया, तो इसमें जो है अतियोक, तुलामाया, अंतेकिन, मक, आलिक्य सुदल जैसे पड़ोसी राजाओं का जिक्र किया गया है। वो कहते हैं कि मैंने जो है अशोक कहता है कि मैंने शासन के 13वें वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की और उसके बाद जो है उसका धर्म पर मतलब कि धम्म की स्थापना की उसने और जितने भी पड़ोसी राजा थे वो सब जो है धम्म का पालन करने लगे, ऐसा कहा जाता है। और इसमें जो है पड़ोसी राज्यों के राजाओं अंतियोक, तुलामाया, अंतेकिन, मक, आलिक्य, सुदल इत्यादि का जिक्र किया है उसने, ठीक है। और 14वां लेख जो है उसमें जनता को धार्मिक जीवन बिताने की प्रेरणा अशोक ने दी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब यहां पर हम लोगों ने दीर्घ शिलालेखों का विषय वस्तु देख लिया। अब देख लेते हैं बृहत स्तंभ लेखों का क्या विषय वस्तु है। मैंने आपको बताया था कि दिल्ली टोपरा को छोड़ करके बाकी जितने भी बृहत स्तंभ लेख हैं सब पर 6-6 लेख खुदे हुए हैं, दिल्ली टोपरा वाले पर 7 लेख खुदे हुए हैं। तो उनकी जो विषय वस्तु है उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो प्रथम लेख जो है उसमें वो जो है राज्याभिषेक के 26 वर्ष के बाद उसने खुदवाया था, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है कि धर्म अनुसार शासन करना, प्रजा को सुख देना और साम्राज्य और धर्म अनुसार ही प्रजा की या फिर साम्राज्य की रक्षा करना मेरी नीति है और मेरे सभी कर्मचारी जो हैं वह धर्म का पालन करते हैं और इस प्रकार जनता का मन जीत लेते हैं, ऐसा पहले लेख में लिखा हुआ है। द्वितीय लेख जो है उसमें धम्म क्या है इसका जिक्र किया गया है और अशोक ने खुद ही प्रश्न पूछा है, क्यों
कियुम च धम्मे, मतलब धम्म क्या है, और उसने खुद ही उत्तर भी दिया है। उत्तर क्या दिया है, अपासिनावे बहु कयाने दया दाने सचे सोचिए माधवे साधवे च, मतलब कि पाप से दूरी, कल्याण कर्म मतलब कि कल्याणकारी कार्य करना, दया, दान, सत्यता, पवित्रता, मृदुता और साधुता, यही जो है आपका धम्म है। ठीक, तो इस प्रकार से अशोक ने खुद ही प्रश्न भी किया है और खुद ही उत्तर भी दिया है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो ब्राह्मणों, श्रमणों एवं भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार की भी इसमें चर्चा की गई है। ठीक, आगे देख लेते हैं तृतीय लेख। तो तृतीय लेख का विषय वस्तु क्या है, तो मन, वचन, कर्म एवं इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, और इसको अशोक जो है मन, कर्म, वचन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने को निज्झति कहा है। अशोक ने निज्झति कहा है, मतलब आत्मनियंत्रण कहा है। कहने का मतलब आत्मनियंत्रण या फिर निज्झति का जो उपाय है वह यह है कि आप अपने मन, कर्म, वचन और जो आपका क्या बोलते हैं, इंद्री, मन, कर्म, वचन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो पाप क्या है, इसमें जो है पाप क्या है उसका भी जिक्र किया गया है। तो चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या इत्यादि करना पाप है। ठीक, आगे देख लेते हैं चतुर्थ लेख में क्या लिखा हुआ है। तो चतुर्थ लेख में लिखा हुआ है कि रज्जुकों को न्याय एवं दंड की छूट है। ठीक है, मतलब कि वो स्वतंत्रता पूर्वक न्याय कर सकते हैं और दंड भी दे सकते हैं। कौन, रज्जुक। ठीक है, रज्जुकों के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, जब हम लोग प्रशासन व्यवस्था पढ़ेंगे, जब अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर रज्जुकों की चर्चा होगी। ठीक, पंचम लेख में क्या लिखा हुआ है। तो पंचम लेख में बोला गया है कि अशोक ने यह लेख जो है वो 26 वर्ष बाद मतलब कि अभिषेक के 26 वर्ष बाद यानी कि 27वें वर्ष में अशोक ने प्राणियों का वध करना वर्जित कर दिया। ठीक है, यह इसमें लिखा हुआ है कि अशोक ने अपने शासन के यानी कि राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद यानी कि 27वें वर्ष प्राणियों का वध करना वर्जित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद आपका सप्तम लेख में आ जाते हैं, षष्ठम लेख, छठा लेख। तो इसमें जो है सभी संप्रदायों का सत्कार करना एवं उनसे भेंट करना महत्वपूर्ण बताया गया है। अशोक ने कहा है कि मेरे लिए सभी संप्रदायों का सत्कार करना एवं उनसे भेंट करना जो है काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो सप्तम लेख यानी कि आखिरी लेख केवल जो है आपका दिल्ली टोपरा में है, जैसा मैंने बताया, और इसमें जो है लिखा हुआ है कि धर्म की वृद्धि हेतु क्या क्या कार्य किए हैं उसने, और अशोक ने जो लोक कल्याण कार्य किए हैं उसका भी जिक्र उसमें किया गया है, जैसे कि बाग बगवाना, पशु बलि वगैरह को समाप्त करना, ये सब जो आपका झील वगैरह का निर्माण करना, पोखर वगैरह खुदवाना, ये सब जो लोक कल्याणकारी कार्य थे उनका जिक्र भी इसमें किया गया है दिल्ली टोपरा वाले में। ठीक है, बाकी सब में केवल 6 ही हैं। आगे देख लेते हैं मौर्यकालीन अन्य अभिलेखों के बारे में। अन्य भी अभिलेख थे जिनमें थोड़ा बहुत कुछ जिक्र दिया हुआ है इसके बारे में, तो देख लेते हैं। पहला है आपका पान गोरारिया गुहा लेख। यह क्या है, गुहा लेख है, मतलब कि गुफा के अंदर दीवारों पर जो लिखा हुआ लेख होता है वो है पान गोरारिया। और यह कहाँ है, तो सीहोर मध्य प्रदेश में, सीहोर जिला मध्य प्रदेश। और इसमें जो है अशोक को महाराजकुमार कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट है आपका लंपक अभिलेख। लंपक अभिलेख जो है यह लघमान काबुल में है, वर्तमान में इसका नाम है लघमान, जो कि काबुल में है, अफगानिस्तान में। ठीक है, और यह जो है सीरियाई भाषा में लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है आपका महास्थान अभिलेख। तो इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं कि यह जो है बोगरा जिला पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, और इसमें अकाल के समय जो है पुंड्रनगर, महास्थान जो है उसको पुंड्रनगर कहा जाता था उस समय, और इस क्षेत्र में महामात्यों द्वारा अकाल के समय आम जनता की सहायता किए जाने का जिक्र है। ठीक, सोहगौड़ा ताम्रलेख नेक्स्ट है हमारा। तो सोहगौड़ा ताम्रलेख के बारे में बता चुका हूं कि इसमें भी जो है अकाल के समय राजा के अधिकारियों के द्वारा या फिर राजा के द्वारा आम जनता को सहयोग किए जाने, दान दिए जाने का जिक्र इसमें किया गया है। और सोहगौड़ा कहाँ पर है, सोहगौड़ा अभिलेख, तो यह गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभिलेखों को देख लिया। लास्ट एक बचता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यह मौर्यकालीन अभिलेख नहीं है, शक शासक आपका रुद्रदामन था जिसके टाइम पे यह अभिलेख खोदा गया था। ठीक है,
कब 150 ईस्वी में, ठीक है। यह लेख खोदा गया था और इसमें जो है आपका अशोक के नाम का भी वर्णन है और आपका चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का भी वर्णन है। इसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका सौराष्ट्र जो कि गुजरात में है वहाँ सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ठीक है। और सुदर्शन झील के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए ज़रूर याद रखिएगा। उसके बारे में अन्य तथ्य अभी देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सौराष्ट्र गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और उस समय वहां का शासक कौन था, तो पुष्यगुप्त वैश्य था। यह भी याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। इसके बाद अशोक के समय में उस झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था और उस समय जो राज्यपाल था वहां का वो था तुषास्फ नाम था उसका, ठीक है। और झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था अशोक के समय, ठीक है। इसके अलावा रुद्रदामन के समय में, रुद्रदामन जो कि शक शासक था, उसके समय में इस झील पर बांध का निर्माण करवाया गया था और उस समय जो राज्यपाल था उसका नाम था सुविशाख, ठीक। इसके बाद स्कंदगुप्त के समय राज्यपाल था पर्णदत्त और उसके पुत्र चक्रपालित जो कि कहां का राजा था, गिरनार का शासक था, उसके द्वारा बांध का पुनर्निर्माण करवाया गया था, ठीक है। तो इससे जो है चार शासक जुड़े हुए हैं रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। इसलिए यह जो है मेरे हिसाब से तो पूरे प्राचीन भारत का सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। चार शासक कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, फिर आपका स्कंदगुप्त का जिक्र भी मिलता है और आपका एक जो है रुद्रदामन का भी जिक्र मिलता है। मतलब चार प्रमुख शासकों का जिक्र इसमें मिलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सुदर्शन झील के बारे में लगभग हर 1-2 साल के बाद किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर रहता है, चाहे वो पीसीएस लेवल हो या आपका एसएससी लेवल हो, रेलवे लेवल हो, हर लेवल पर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसीलिए मैंने सारा इतिहास जो है सुदर्शन झील का यहीं पर बता दिया है, ठीक। आगे देख लेते हैं कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में जो कि अभिलेखों से जुड़ा हुआ है। तो डी.आर. भंडारकर नामक इतिहासकार ने सर्वप्रथम प्रयास किया था कि अशोक के अभिलेखों के सहायता से ही मौर्यकालीन इतिहास का निर्माण किया जा सके, ठीक है। तो इनका नाम क्या था, डी.आर. भंडारकर। इसके अलावा देख लेते हैं तो 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सर्वप्रथम अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, ठीक है। तो यह जरूर याद रखिएगा कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था, तो 1837 में पढ़ा था, ठीक है। और कौन से अभिलेख को पढ़ा था, तो दिल्ली टोपरा को पढ़ा था, ठीक है। यह तीनों जो है आप याद रखिएगा। जेम्स प्रिंसेप बहुत बार पूछा जा चुका है, 1837 भी पूछा जा चुका है, या नहीं पूछा गया है दिल्ली टोपरा लेख के बारे में, लेकिन आगे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया। आगे देख लेते हैं 1750 में सर्वप्रथम टिफिन थेलर, सबसे पहले टिफिन थेलर ने आपका कब 1750 ईस्वी में दिल्ली मेरठ जो आपका अभिलेख है उसकी खोज की थी। तो अशोक का सबसे पहला लेख जो खोजा गया था वह कौन था, तो दिल्ली मेरठ अभिलेख था, ठीक है। 1850 में खोजा गया था, किसके द्वारा, तो टिफिन थेलर के 1750 में खोजा गया था टिफिन थेलर के द्वारा। यह जरूर याद रखिएगा, ठीक। आगे देख लेते हैं तो अशोक का व्यक्तिगत नाम किस किस अभिलेख पर दिया हुआ है, तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि मस्की, गुर्जरा, उद्गोलन और नेत्तूर, ठीक है। मस्की, गुर्जरा, उद्गोलन और नेत्तूर, यहीं पर जो है अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। बाकी हर जगह जो है जितने भी अभिलेख हैं उनमें अशोक का नाम देवानाम पियदस्सी लिखा हुआ है, मतलब कि देवताओं का प्रिय, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो जितने भी अभिलेख लिखे गए हैं, अधिकांश अभिलेख जो हैं वह प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, अशोक के जितने भी अभिलेख हैं। लेकिन सहबाजगढ़ी और मनसेहरा, ये दोनों जो अभिलेख हैं वह खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक। याद रखिएगा, भाषा और लिपि दोनों।
नेक्स्ट है कि पश्चिमोत्तर भारत में जितने भी अभिलेख हैं, पश्चिमोत्तर भारत में जितने भी अभिलेख हैं, भारत मतलब उस समय का भारत, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। तो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में जितने भी अभिलेख मिले हैं वो सब खरोष्ठी लिपि में मिले हैं, ठीक है, और अरेमाइक लिपि में मिले हैं, खरोष्ठी एवं अरेमाइक लिपि में मिले हैं। उसके अलावा अफगानिस्तान में जो अभिलेख मिला है वह आपका खरोष्ठी लिपि में भी है और यूनानी लिपि में भी है, ठीक है, सॉरी अरेमाइक लिपि में है और यूनानी लिपि में भी है। अफगानिस्तान में जो मिला है वह अरेमाइक लिपि में है और यूनानी लिपि में है, ठीक। आगे देख लेते हैं। तो 1879 में 1879 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के लेखों का संग्रह प्रकाशित करवाया था जिसका नाम था कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम, कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम, जो कि अशोक के लेखों का संग्रह था और इसे प्रकाशित करवाया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1879 में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ा और मौर्यकालीन पुरातात्विक स्रोतों के बारे में कंप्लीट किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे अशोक के बारे में, उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लेंगे, फिर बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण मौर्य शासक हुए हैं, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ लेंगे, जो इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जो परिवर्तन किए थे शासन में, किस प्रकार से शासन चलाया था ये देख लेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग चलेंगे और देखेंगे नगर प्रशासन देखेंगे, सैन्य प्रशासन देखेंगे, उसके अलावा आपका जो आर्थिक स्थिति था, जो आपका सामाजिक स्थिति था, धार्मिक स्थिति था, ठीक है, ये सब के बारे में, कला वगैरह के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते वक्त जो है लास्ट में सिर्फ इतना कहेंगे कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसीना देख रहे हैं आप, मेहनत कर रहा हूं मैं और आप लोग जो है मेहनत नहीं कर रहे हैं, मतलब आप लोगों को तो मेहनत करना भी नहीं है, सिर्फ अपना डाटा ऑन करना है और वीडियो देख लेना है, ठीक है। वीडियो देख करके ज्ञान ही प्राप्त करेंगे आप लोग, तो कोई बुरी बात है नहीं, कोई रोकने वाला भी नहीं होगा घर पे, क्यों मोबाइल लिए हुए हो, तो आप बता सकते हो कि भैया मैं पढ़ ही रहा हूँ, ठीक है। और ये इसके बाद जो है ना कहीं से कोई क्वेश्चन छूटने की संभावना बचती नहीं है, ठीक है, क्योंकि RS शर्मा भी आपका इंक्लूडेड है, आपका दृष्टि नोट्स भी इंक्लूडेड है, आपका जो है SK पांडे भी इंक्लूडेड है, तो और कौन सा किताब बचता है यार, कोई किताब बचता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से देखिए और संभव हो तो नोट्स भी बना लीजिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ उस तरह से नोट्स भी बना सकते हैं आप चाहे तो, और चाहे तो मुझसे भी नोट्स ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पैसा तो लगेगा, मेहनत करता हूँ तो थोड़ा सा तो अर्जित करना जरूरी बन जाता है, ठीक। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।